नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जनता दर्शन कार्यक्रम। कल जनता दर्शन कार्यक्रम में सभी अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। बीदर जिले में जो भाईचारा मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता, कल्याण कर्नाटक फाउंडेशन के अध्यक्ष बसव कुमार पाटिल ने कहा। कावेरी जल संकट। डीके शिव कुमार का कहना है कि कर्नाटक सरकार 26 सितंबर के बाद अपनी रणनीति पर फैसला करेगी। पूरे कर्नाटक में उप पंजीयक कार्यालय 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कार्य करेगा। कावेरी विवाद। तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने के विरोध में बेंगलुरु, दक्षिण कर्नाटक जिलों में विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी ने हर हर महादेव के जयकारे से की भाषण की शुरुआत। नई संसद को जयराम रमेश ने बताया मोदी मल्टीप्लेक्स। जेपी नड्डा बोले ये दयनीय मानसिकता। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि 25 सितंबर को जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे की अध्यक्षता में शहर के रंग मंदिर में होने वाले जनता दर्शन कार्यक्रम में सभी जिला और तालुक स्तर के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वे अपने कार्यालय में अधिकारियों के लिए आहूत जनता दर्शन कार्यक्रम की पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 25 सितंबर को सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में सभी अधिकारी उपस्थित रहे और अपने अपने विभागों को संबोधित शिकायतें प्राप्त करें। जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा संचालित जन प्रतिक्रिया कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों का जवाब देने वाले विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। होबली स्तर पर एक व्यक्ति को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि जिला स्तर के अधिकारी एक सप्ताह के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी, केंद्रीय अस्पताल और छात्रावासों का दौरा कर वहां की स्थिति जान सके। जब वो औचक निरीक्षण करें तो संबंधित विभाग के अधिकारी उनका सहयोग करें। वो इसी सितंबर माह में दौरा कर रिपोर्ट जिला कलेक्टर और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपेंगे। इसका मकसद अधिकारियों के आने जाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरूक करना है। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम ने बोलते हुए कहा कि जब नोडल अधिकारी होबली स्तर पर स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, अस्पतालों और छात्रावासों का दौरा करेंगे तो उन्हें वहां छोटी छोटी खामियां नजर आएंगी और उन खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक चना बसवन्ना एसएल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलावंत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की उप निदेशक सुरेखा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी ज्ञानेश्वर निरागुड़ी, समाज कल्याण विभाग की उप निदेशक सिंधु कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक सिद्धरमा सिंधे उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कल्याण कर्नाटक फाउंडेशन के अध्यक्ष बसव कुमार पाटिल ने कहा कि मुझे खुशी है कि 566 साल पहले बीदर में भाईचारे का बीज बोने वाले खाजा अब्दुल फैज के वंशज आज भी इसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार रात बीदर शहर में ऐतिहासिक खाजा अबुल फैज दरगाह के 566वें उर्स के मौके पर 5वां खाजा अबुल फैज पुरस्कार प्राप्त किया और कहा कि हमारा कल्याण कर्नाटक में और विशेष रूप से बीदर जिले में भाईचारे की भावना कहीं नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हम पिछड़े हैं लेकिन हम हर तरह से आगे बढ़े हैं। शाहीन शिक्षा संस्थान के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल खदीर ने कहा कि बसव कुमार पाटिल ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनाथ और गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद की है। ये प्रशंसनीय है कि उन्होंने खाजा अबुल फैज पुरस्कार के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना है जो केवल सेवा भावना रखता है और किसी व्यक्तिगत इच्छा से प्रभावित नहीं है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के यहाँ आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिव शरणप्पा वली ने कहा कि आज कोई भी आदमी कितना भी अमीर क्यों न हो, वो तभी अमीर बनता है जब उसके अंदर इंसानियत हो। इसलिए आज हमें अपने अंदर इंसानियत महसूस करने की जरूरत है। इस मौके पर दरगाह के सज्जादे सैयद असदुल्लाह हुसैनी, दरगाह के बुजुर्ग मतीनुद्दीन हुसैनी, सैयद शाह नबीलुद्दीन, नगर परिषद के नए अध्यक्ष एमडी गौस, नगर परिषद के कई सदस्य और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि सरकार झीलों के विकास पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण कुछ झीलें ही खत्म हो रही है। विलुप्त होती झील को बचाने के लिए कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के मलकापुर गांव का दौरा किया और एक छोटी झील का अवलोकन करने के बाद बात कर रहे थे। सैकड़ों वर्षों के इतिहास वाली विशाल झीलों का निर्माण सरकार द्वारा किसानों और मवेशियों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी झीलें बनाने में किया जा रहा है, लेकिन इस झील का पानी लोगों तक पहुंचा नहीं है तो क्या फायदा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि पिछली लापरवाही जारी रही तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यदि झीलों को संरक्षित किया जाए तो वे लोगों और मवेशियों के लिए उपयोगी होंगी। उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की और सुझाव दिया कि एक अच्छी झील बनाने की दिशा में काम किया जाए। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाबूराव मलकापुरे, नीरावारी जेई मुखीन, ग्राम पंचायत अध्यक्ष उमेश शाहपुरे, उपाध्यक्ष शशिकला कुपेंद्र, सदस्य दाऊद, हाजी पाशा, रेणुका संतोष, ग्राम नेता शिव कुमार, सुल्तानपुर, सचिन, बाबूराव और अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार 26 सितंबर के बाद कावेरी जल संकट पर अपनी रणनीति तय करेगी। जब राज्य का मामला अदालतों में सुनवाई के लिए आएगा, महाधिवक्ता ने कैबिनेट को कावेरी मुद्दे के बारे में समझा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने 7,000 क्यूसेक से अधिक की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जबकि हमारी अपील की हम तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक नहीं दे सकते, वो भी खारिज कर दिया। शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु में औसतन 3,500 क्यूसेक पानी प्राकृतिक रूप से बहता है। हमें 26 सितंबर तक 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया था और हम उसके बाद अपनी रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान समर्थक है, दूसरे दल अपनी राजनीति करें, लेकिन हम किसानों के लिए काम करेंगे। सीमा की दूसरी तरफ वे किसानों के लिए पानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि हमारी तरफ हम हैं। हम केवल पीने के पानी की जरूरतों का ख्याल रख सकते हैं। हम पहले ही तमिलनाडु को 34% पानी जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से कावेरी मुद्दे पर बातचीत के लिए तमिलनाडु सरकार को भी आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेकेदातु प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ था, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से इस प्रोजेक्ट को रोकने की अपील की थी। पिछली सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था। हालांकि सरकार ने मेकेदातु परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए अलग रखे थे, लेकिन ये कभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब हम CWMA के समक्ष दस्तावेज पेश करके और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में संबंधित अधिकारियों से बात करके इसे आगे बढ़ा रहे हैं। परियोजना को अभी तक पर्यावरण मंजूरी और अन्य स्वीकृतियां नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह भी महसूस किया कि परियोजना दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्व विभाग ने 23 सितंबर से 30 सितंबर तक राज्य भर के सभी उपपंजीयक कार्यालयों को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया है। ये स्टाम्प और पंजीकरण विभाग की केंद्रीय मूल्यांकन समिति के 2023-24 के लिए संपत्तियों के मार्गदर्शन मूल्य को संशोधित करने के निर्णय के मद्देनजर है। नया मार्गदर्शन मूल्य 1 अक्टूबर से लागू होगा। वर्तमान मार्गदर्शन मूल्य पर संपत्तियों के पंजीकरण के लिए अधिक भीड़ की आशंका को देखते हुए राजस्व विभाग ने उपपंजीयक कार्यालयों में काम के घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस कदम से वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। एक बयान के मुताबिक वे 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच सरकारी छुट्टियों पर भी काम करेंगे। पंजीकरण महानिरीक्षक और स्टाम्प आयुक्त BR ममता ने कहा कि लोग इस लाभ का उपयोग कर सकते हैं। तमिलनाडु को पानी छोड़ने के सरकार के कदम के विरोध में शनिवार को बेंगलुरु और दक्षिण कर्नाटक के अन्य जिलों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में कर्नाटक पुलिस विभाग हाई अलर्ट पर है। उसने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि वे विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करें और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं। भाजपा और जेडीएस ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विभिन्न किसान और कन्नड़ संगठनों को अपना समर्थन देने की घोषणा की। बीजेपी नेता सीटी रवि सुबह मांड्या में प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए, जबकि पूर्व सीएम और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने घोषणा की है कि वो नई दिल्ली से आने के बाद मांड्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीजेपी बेंगलुरु के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मैसूरू बैंक सर्कल में बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने के अनुमान है, तो वहीं इससे यातायात बाधित हुआ है। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई और बीजेपी के अन्य शीर्ष नेता विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी इकाई पूरे बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है। बंद के आह्वान को मांड्या जिले में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर दुकानें, थिएटर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहे। क्षेत्र से सड़कों पर अवरोध की खबरें हैं। जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि वो तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने के विरोध में मांड्या के लोगों द्वारा बुलाए गए बंद का समर्थन करते। उन्होंने कहा कि वो शनिवार सुबह दिल्ली से बेंगलुरु लौटेंगे और सीधे मांड्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जमीनी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत देर से याचिका दाखिल की। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आग्रह करते हुए कहा, अगर अदालत कोई सख्त आदेश पारित करती है जिसका पालन नहीं किया जा सकता है, तो लोगों के हित में राज्य सरकार का निर्णय आदेश का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत की अवमानना होगी। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी ने भी अपने सीएम कार्यकाल के दौरान पानी छोड़ा। कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य में हमारे पास भारत के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कई सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और 6 कानूनी विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने महाधिवक्ता के रूप में काम किया है। क्या सरकार के पास उन्हें आमंत्रित करने और बैठकें आयोजित करने की सामान्य समझ नहीं है?
यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने काशी में आज अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के जयकारे से की। उन्होंने कहा कि काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। इस स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान जैसा होगा। महादेव की नगरी का स्टेडियम स्वयं महादेव को समर्पित होगा। काशी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने से यहाँ के खिलाड़ियों को फायदा होगा। ये स्टेडियम पूर्वांचल क्षेत्र का स्टार बन जाएगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी ही है, जहां वो आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे हैं। पीएम ने कहा कि स्टेडियम से काशी की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और लोकल लोगों को काम मिलेगा। जो खेलेगा वही खिलेगा। क्रिकेट के आयोजन से रोजगार बढ़ेगा। 30,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में मैच देख पाएंगे। स्टेडियम पूर्वांचल का चमकता सितारा बनेगा। पीएम ने कहा कि स्टेडियम से काशी की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और लोकल लोगों को काम मिलेगा। जो खेलेगा वही खिलेगा। पीएम ने कहा कि क्रिकेट के आयोजन से रोजगार बढ़ेगा। 30,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में मैच देख पाएंगे। स्टेडियम पूर्वांचल का चमकता सितारा बनेगा। पीएम ने कहा कि ये यूपी का पहला स्टेडियम होगा जिसमें बीसीसीआई का बड़ा रोल होगा। स्टेडियम बनेगा तो बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे, तो होटल, रेस्टोरेंट्स, रिक्शे, टैक्सी, नाव चलाने वालों को फायदा होगा। पीएम ने कहा कि वाराणसी में बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आएगी। आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति बिंदु तक पहुंचने का भारत का 1 महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा स्थान मेरी काशी में। कांग्रेस ने नए संसद भवन के डिजाइन को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि दोनों सदनों के बीच समन्वय खत्म हो गया है और इसमें घुटन महसूस होती है, जबकि पुराने भवन में खुलेपन का एहसास होता। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर इस्तेमाल हो सके। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के न्यूनतम स्तर के मुकाबले यह एक दयनीय मानसिकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के बयान पर हमलावर होते हुए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी के न्यूनतम स्टैंडर्ड के हिसाब से भी यह दयनीय मानसिकता है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस संसद विरोधी हुई है। उन्होंने 1975 में भी ऐसा करने की कोशिश की और इसमें वो बुरी तरह विफल रहे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इतने भव्य प्रचार प्रसार के साथ उद्घाटन किया गया नया संसद भवन प्रधानमंत्री के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। 4 दिन में मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत एवं संवाद खत्म हो गया है। उन्होंने दावा किया, हॉल के कम्पैक्ट नहीं होने की वजह से एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है। पुराने संसद भवन की कई विशेषताएं थी। एक विशेषता ये भी थी कि वहां बातचीत और संवाद की अच्छी सुविधा थी। दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच आना जाना आसान था। नया भवन संसद के संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करता है। दोनों सदनों के बीच आसानी से होने वाला समन्वय अब अत्यधिक कठिन हो गया है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ये दलील दी कि जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं वो बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था वो महिला पहलवान की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे। अपनी दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि सवाल ये नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल ये है कि उनके साथ गलत क्या गया। दिल्ली पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में WFI के दफ्तर में हुई घटना का जिक्र किया और कहा कि इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है। दिल्ली पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का जिक्र करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इवेंट के दौरान ब्रिजभूषण ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको जबरदस्ती गले लगाया। जब शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया तो ब्रिजभूषण ने कहा कि पिता की तरह व्यवहार क्या था। इससे साफ पता चलता है कि ब्रिजभूषण को पता था वो क्या कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। एक तरफ विपक्ष अपने गठबंधन को बढ़ाने और मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, वहीं सत्ताधारी दल भी अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटा हुआ है। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव मतपत्रों पर होना चाहिए, न कि ईवीएम पर। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि लोकतंत्र इतना कीमती है कि इसे तकनीकी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। मुद्दा ये नहीं है कि ईवीएम में हेरफेर किया जाता है, बल्कि मुद्दा ये है कि ईवीएम में हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कागजी मतपत्रों पर वापस जाने के लिए कारण पर्याप्त है। साधारण कारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिरकार एक मशीन है। किसी भी तरह से मशीन में धांधली की जा सकती है, मशीन को हैक किया जा सकता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है, इसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग की ईवीएम से इस जुड़ाव को नहीं समझ पाता। जिन देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपनाया, अंत में उन्हें वापस साधारण कागजी मतपत्रों पर वापस जाना पड़ा, क्योंकि ईवीएम में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस कारण लोकसभा चुनाव 2024 मतपत्रों पर होने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने शनिवार को जयपुर के मानसरोवर इलाके में कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर राहुल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हमें जंगल में बहुत मेहनत के बाद शेर दिखता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए। बता दें कि कार्यक्रम में राहुल गांधी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को भाषण देना था, लेकिन वायनाड के सांसद ने कहा कि चूंकि खड़गे जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए उनका भाषण सबसे बाद में होगा। बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि मैंने संसद में अडानी की बात की तो उन्होंने टीवी बंद कर दी। ये उनकी नई आदत है, पहले माइक बंद करते थे, अब टीवी बंद करते हैं। लोकसभा में जैसे ही मैंने अडानी की बात की, मेरे केस पर एक्सेलरेटर दबा दिया। बीजेपी वालों से अडानी की बात करो तो वे भाग जाते हैं। मोदी और बीजेपी के लोग अडानी से डरते हैं। राहुल ने साथ ही जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हर वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस जनगणना से पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में किस वर्ग के कितने लोग हैं। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 18 महीने से भी अधिक समय से जारी रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने अब धीरे धीरे पश्चिमी देशों का हौसला भी तोड़ दिया है। यूक्रेन को मदद करते करते पश्चिमी और यूरोपियन देशों का भंडार खाली होने लगा। साथ ही उनकी दिलचस्पी भी अब इसे लेकर कम होने लगी। पश्चिमी देशों को भी ये बात समझ आ गई है कि रूस से मिलकर भी पार पाना आसान नहीं है। आखिर अब वो यूक्रेन की मदद कब तक करते रहेंगे। इधर यूक्रेन में फिर से हथियारों और गोला बारूद की कमी होने लगी है। अमेरिका सिर्फ इकलौता देश है जो अब तक आधा दर्जन से अधिक बार यूक्रेन को रक्षा पैकेज दे चुका है, मगर सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। इसलिए रूस के खिलाफ जंग को मजबूती देने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की फिर से पश्चिमी देशों का समर्थन जुटा रहे हैं। जेलेंस्की ने रूस के हमले के खिलाफ पश्चिमी देशों का और समर्थन जुटाने के अपने अभियान के तहत शुक्रवार को कनाडा की संसद को संबोधित किया।
इससे पहले वो वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सांसदों के साथ बैठक की। फिर वहां से जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार देर रात कनाडा की राजधानी के लिए उड़ान भरी। कनाडा के लिए उड़ान भरने से पहले उन्होंने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक को भी संबोधित किया था। वहां भी जेलेंस्की ने पश्चिमी और यूरोपीय देशों से अनवरत समर्थन मांगा था। भारत और कनाडा के बीच पैदा हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पश्चिमी देशों पर लगातार भारत के खिलाफ बोलने के लिए दबाव डाल रहे हैं, मगर अब तक वो इसमें सफल नहीं हो सके। इस बीच अमेरिका के विदेश व रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या के मामले में भारत की संलिप्तता के जो आरोप लगाए हैं उनसे अमेरिका बेहद चिंतित है। ब्लिंकन ने साथ ही कहा कि जरूरी है कि भारत इस मामले की जांच में कनाडा के साथ मिलकर काम करे। विदेश मंत्री ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका इस विषय पर भारत सरकार के साथ सीधे संपर्क में है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद जारी है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को हुई निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के ट्रूडो के आरोपों के बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ। भारत के खिलाफ ट्रूडो के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर ब्लिंकन ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ बातें कहनी। पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो आरोप लगाए उन्हें लेकर हम काफी चिंतित हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हम लगातार कनाडाई सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, न सिर्फ बातचीत बल्कि इस मुद्दे पर सहयोग भी कर रहे हैं और हमारे लिए जरूरी है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े। साथ ही ये भी जरूरी है कि इस जांच में भारत कनाडा के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि हम जवाबदेही चाहते हैं और ये अहम है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़े और किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। रणबीर कपूर और अनिल कपूर के बाद एनिमल से सामने आया रश्मिका मंदाना का लुक। एक्ट्रेस के किरदार से उठा पर्दा। अब समाचार खेल जगत से हैं। वर्ल्ड कप से पहले ही संकट में फंसी पाकिस्तानी टीम, भारत ने नहीं दिया वीजा। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। सोना हुआ सस्ता तो चांदी 800 रुपए उछली। खरीदने से पहले जाने दोनों कीमती धातु के लेटेस्ट रेट। एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनता दर्शन कार्यक्रम। कल जनता दर्शन कार्यक्रम में सभी अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। बीदर जिले में जो भाईचारा मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता, कल्याण कर्नाटक फाउंडेशन के अध्यक्ष बसव कुमार पाटिल ने कहा। कावेरी जल संकट। डीके शिव कुमार का कहना है कि कर्नाटक सरकार 26 सितंबर के बाद अपनी रणनीति पर फैसला करेगी। पूरे कर्नाटक में उप पंजीयक कार्यालय 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कार्य करेगा। कावेरी विवाद। तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने के विरोध में बेंगलुरु, दक्षिण कर्नाटक जिलों में विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी ने हर हर महादेव के जयकारे से की भाषण की शुरुआत। नई संसद को जयराम रमेश ने बताया मोदी मल्टीप्लेक्स। जेपी नड्डा बोले ये दयनीय मानसिकता। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।